हेलो क्लास 8th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2। सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। एंड आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इससे पहले का हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। क्लियर? चलिए सो स्टार्ट करें फिर हम आज का लेक्चर। क्या है? फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यस, जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। एंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव अ राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। तो जो जाइगोट है, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होता है? एक बॉल का फॉर्मेशन करता है एंड कंटिन्यूसली अपनी प्लेस को चेंज करता रहता है। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म अ ग्रुप दैट डेवलप इनटू अ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। तो धीरे धीरे वो रिपीट हो के क्या बना देता है? एक बड़ा सा सेल बना देता है, जिसको बाद में हम क्या कहते हैं? एक ऑर्गन बन जाता है। ठीक है, एक बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। एंड दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। और यही जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल पे जाके एम्बेडेड हो जाता है। ठीक, फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ताकि वहां पे उसकी और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। एंड द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस एंड इट जनरली डेवलप्स बॉडी। तो जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो कहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है? वो जाके यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है और यहीं पे इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और ये एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर सम वीक्स। नाउ parts such as hand, leg, head, eyes, are ears, etc. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? सबसे पहला प्रोसेस था जाइगोट फॉर्मेशन का। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या हुआ? वो यूट्रस के पास शिफ्ट हो गया एंड इट्स कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जब हमें उसमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिला, उसमें जो भी बॉडी थी, ठीक है, उसके हैंड, लेग, आईज, ईयर्स, ये सारे के सारे डेवलप होना स्टार्ट हो गए। तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं फीटस। ठीक है, एक फुल्ली डेवलप बॉडी को हम कहेंगे फीटस। एंड इस फीटस की हेल्प से वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि गर्ल है कि बॉय है। ठीक है, when the development of the fetus is complete, the mother give birth to the baby. और जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है फीटस, किसमें? यूट्रस के अंदर, तब फीमेल ये अपने यंग वंस को क्या करती है? बर्थ कर देती है। ओके, दिस। So internal fertilization takes place in hen also, but do hens give birth to babies like human being and cows? तो बेसिकली जो हेन है वो एग ले करती है एंड एग को बाहर आने के बाद भी वो उसको क्या करती है? वॉर्म प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ताकि बेबी जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। जैसे ही बेबी ग्रो होते हैं तो वो अपना शेल तोड़ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन काऊ में, ह्यूमन बीइंग में ये थोड़ी सी चीज़ अलग है, क्योंकि वो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करती है, ना कि बेबीज, ना कि एग को। Then how are chicks born? Let us find out. Soon after fertilization, the zygote divide repeatedly and travel down the oviduct. ठीक है, तो जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो अपने खुद को डिवाइड करते एक बॉल का शेप आ जाता है। एंड कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह से वो कहाँ पे चला जाता है? यूट्रस में चला जाता है। यूट्रस के वॉल में जाके वो एम्बेडेड हो जाता है। As it travel down, many protective layers are formed around it. तो जैसे जैसे वो ट्रैवल होता रहता है, उसमें क्या होता है? एक एक लेयर चढ़ती चली जाती है और वो और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। ठीक है, दी हार्ड शेल दैट यू सी इन द हेन्स एग इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर। तो जो व्हाइट कलर का हम हार्ड शेल देखते हैं ना, जो एग हम लेकर आते हैं मार्केट से, ठीक है, तो हम उसके ऊपर देखते हैं कि व्हाइट कलर की कवरिंग है। ठीक है, तो वो क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। राइट, आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हेन फाइनली ले दी एग। ठीक है, जो पूरी तरीके से वो जो हार्ड शेल है ना, वो अराउंड पूरी तरीके से जो हार्ड शेल है वो फॉर्म हो जाता है, तो हेंस एग को ले कर देते हैं। द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। तो चिक कितने वीक्स में प्रोड्यूस हो जाता है? 3 वीक्स में चिक का पूरी तरीके से हमें डेवलपमेंट दिख जाता है।
and you must have seen then hen sitting on the egg to provide sufficient warmth. Did you know the development of chicks takes? तो देखो जैसे ही एग आता है तो hen क्या करती है, उसको वार्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये हम सब ने देखा है कि मुर्गी क्या करती है, अपने ही अंडे पे जाके बैठ जाती है ना. डिड यू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स टेक्स place inside the egg shell during this period. After the chick is completely developed, it burst open the egg shell. तो जैसे ही उसके अंदर चिक का डेवलपमेंट हो जाता है तो वो खुद ही अपना शेल तोड़ के बाहर आ जाता है. Now, in animals which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body, and embryo continue to grow within their egg covering. After the embryo develop, the egg hatches, and you must have seen numerous tadpoles swimming in the pond and stream. तो इनका जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग से या फिर कुछ एनिमल से हल्का सा अलग है, ठीक है. ये भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इन्होंने एक प्रोड्यूस कर दिया, अब उसमें भी बेबी प्रोड्यूस होने में समय लग रहा है, ठीक. नाउ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल, तो इसमें हम जानेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली एग प्रोड्यूस करते हैं. सो we have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay egg which later develop into the young ones. The animal which gave birth to young ones is called viviparous. तो हम क्या हैं, हम हैं viviparous, ठीक है. हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं young ones, and those animals which lay egg, जो डायरेक्टली एग प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं oviparous animals. And the following activity will help you to understand better and differentiate between viviparous and oviparous animal. तो देखो यहाँ से हमें तो चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है. तो viviparous क्या होता है, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करे जैसे कि हम. oviparous क्या होता है, जो एग प्रोड्यूस करे जैसे कि hen, और बाद में उनकी बेबी उसमें से डेवलप होते रहते हैं. नाउ एक्टिविटी 6.2, ट्राई टू ऑब्जर्व एग of the following organisms. तो आप frog, lizard, butterfly और a moth, hen, crow और any other birds, इन सब के आप egg को देखो. Were you able to observe egg of all them? Make drawing of the egg that you have observed. ठीक है. Now, the egg of a few animals are easy to observe because their mother lay them outside their bodies. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बॉडी के बाहर एग को निकाल के फिर उसमें बेबी का ग्रोथ होता है. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ओविपेरस एनिमल, बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ द डॉग, काउ और कैट. क्यों? क्योंकि इनमें जो बेबीज होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर ही उनका ग्रोथ होता है, ठीक है. तो वो सीधा आपको यंग वंस ही नजर आएंगे. उस केस में आपको जाइगोट, फीटस, ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी. This is because they do not lay egg and the mother give birth to the young ones, and these are example of the viviparous animal. Simple. जो young ones को birth करे वो viviparous है, जो egg को दे, egg lay करे वो oviparous है, ठीक है. Now, can you now give some more example of viviparous and oviparous animals? तो देखो viviparous में क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग है, काउ है, एलिफेंट है, ये सारे के सारे विविपेरस है. ओविपेरस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिश है, लिजार्ड है, क्रो है. जनरली जो बर्ड्स होते हैं वो ओविपेरस कैटेगरी में आते हैं. यंग वंस टू अडल्ट, द न्यू बिगिनिंग विच आर बोर्न और हैच फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट. एंड सम एनिमल द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. तो आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो छोटे में बहुत अलग होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं उनकी पूरी पहचान ही बदल जाती है, वो पहचान में ही नहीं आते. तो उनमें क्या होता है, एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने के लिए मिलता है. एंड द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज शोन इन दिस. तो हमें यहाँ पे फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिखाया गया है. नाउ ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज. सो वी फाइंड दैट देर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, दैट एग, टेडपोल यानी कि लार्वा, फिर लार्वा से वो बनता है एडल्ट फ्रॉग, फिर एडल्ट फ्रॉग एग ले करते हैं, फिर टेडपोल, एंड देन चलता रहता है. डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट? यस, टेडपोल एडल्ट से बहुत अलग दिखता है ना. कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल वुड सम डे बिकम फ्रॉग
एंड वही टेडपोल नहीं, उनको देख के लगता ही नहीं कि फ्रॉग बनेंगे। आप पिक्चर्स भी देखो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि हाँ भाई बड़े होके ये फ्रॉग ही बनेंगे, ठीक है। Now, the tadpole transfer into adult capable of jumping and swimming, and the transformation of larva into an adult through the drastic change, this is called metamorphosis. तो metamorphosis क्या होता है, लार्वा का एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाना, बिकॉज दिस इज अ ड्रास्टिक कन्वर्जन, दिस इज अब्रप्ट कन्वर्जन, है ना, जो बिल्कुल एक अचानक से हुआ, जो हमें लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, दैट चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? So what about the changes that we observe in our body as we grow? So do you think we too undergo the metamorphosis? Yes, we also undergo the metamorphosis, and that is our teenage. ठीक है, आप देखो कि जो 12-13 साल के बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने के लिए मिलता है। उस वक्त पे उनकी हाइट बहुत अचानक से बढ़ जाती है, उनके आवाज़ में चेंजेस आने लग जाते हैं, उनका जो एडम एप्पल है, ठीक है, वो बड़ा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वॉइस में चेंज आता है, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज द मेटामॉर्फोसिस फेज फॉर ह्यूमन, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ? नो। तो वहाँ पे बॉडी पार्ट्स में भी डेवलपमेंट होता है, कुछ बॉडी पार्ट्स एट बर्थ टाइम फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो बॉडी पार्ट्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है। नाउ ये तो था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जितनी चीज़ें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल गैमेट्स मिल रहे हैं, फीमेल गैमेट्स मिल रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। So far we have learned about the reproduction in some familiar animals, but what about the very small animals like hydra, microscopic animals like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. So basically they show, these type of microorganisms show asexual reproduction, जहाँ पे उनको पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो पूरा साइकिल, आप यहाँ पे खुद आप सोचो कि इसको देख के, दिस इज द अर्ली टेडपोल एंड दिस इज द लेट टेडपोल, इससे इसका जो चेंज है दैट इज सो ड्रास्टिक, दैट इज सो अब्रप्ट, है ना। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। क्लियर? नाउ एक्टिविटी 6.3, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा के बडिंग के बारे में। सो लेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ द हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, look out for any bulge from the parent body, count the number of bulge that you seen in the different slides also, note the size of the bulges, draw the diagram of hydra as you see it, compare it with the figure। तो होता है क्या कि दिस इज द हाइड्रा, आपको इसमें एक छोटा सा बर्ड दिख रहा है, समय बीतने के बाद ये बर्ड क्या होगा, ग्रो होने लग जाएगा, ये थोड़ा ग्रो हुआ, ये और ग्रो हो गया, तो कुछ टाइम के बाद ये जो नया हाइड्रा बना है ये अपने पेरेंट हाइड्रा से हो जाएगा डिटैच, एंड ये क्या करेगा, खुद का अपना एक प्लांट की तरह खुद अपनी एक हाइड्रा की फैमिली बना लेगा, फिर इसमें से भी बर्ड प्रोड्यूस होंगे, फिर वो डिटैच हो जाएंगे, और इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। इसमें अलग से पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल हाइड्रा ही ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। नाउ in each hydra there may be one or more bulges, ऐसा हो सकता है कि एक ही हाइड्रा में काफी सारे बल्जेस हो, ठीक है। तो वो जितने बल्जेस होंगे उतने ज्यादा वो नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। These bulges are the developing into the new individuals and they are called birds, तो उनको हम क्या कहते हैं, birds कहते हैं। Recall the presence of birds in yeast in hydra too, the new individuals develop as outgrowth of the single parents, and this type of reproduction in which only single parent is involved, उसको हम क्या कहते हैं, asexual reproduction कहते हैं, okay। Since new individuals develop from the birds in the hydra, and this type of asexual reproduction is called budding, ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया, budding कह दिया,
और यहाँ पे देखो क्या है, एक सेल अपने डॉटर सेल में डिवाइड हो रहे हैं, फिर 2 4 में डिवाइड होंगे, 4 8 में डिवाइड हो जाएंगे, 8 16 में डिवाइड हो जाएंगे, इस तरीके से। नाउ अनदर मेथड क्या है यहाँ पे, बाइनरी फिजन, है ना, यही है। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स अमीबा। तो अमीबा में हमें बाइनरी फिजन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे एक जो अमीबा है, ठीक है, तो वो एक सेल जो है अपने 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो फर्दर 4 में 8 में, जैसे इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है। क्लियर? सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। तो रैंडम से ये जेली लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, अमीबा का स्ट्रक्चर। सो यू विल रिकॉल दैट द अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अमीबा कैसा होता है, सिंगल सेल, वी आर मल्टीसेलुलर। So it began the process of the reproduction by the division of its nucleus into 2 nuclei। तो इनका जो एक न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से हट गया, ये एक इंडिविजुअल बन गया एंड ये एक इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनका डिवीजन होता है। Now this is followed by the division of its body into 2, each part receiving the nucleus, and finally 2 amoeba are produced from one parent amoeba। तो एक पेरेंट अमीबा से 2 अमीबा बनते हैं, फिर एक से फिर से 2 बनेगा, फिर एक से फिर से 2 बनेगा, मतलब 2 से हमने 4 बना दी, फिर ऐसे वो रेप्लिकेट मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल reproduction in which an animal reproduced by dividing into 2 individuals is called binary fission। Now apart from budding and binary fission, there are other method, okay, by which single parent reproduce young ones। You will study about these in your higher classes। तो बाइनरी फिजन एंड ये जो भी हमारे पास दूसरा तरीका क्या था, बडिंग था, इनके अलावा भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, ठीक है। चलो यहाँ पे देख ले, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। ओके, क्लोन क्या होता है, हम शक्ल, हूबहू, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब देखो ये कौन है, डॉली है। सो क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। क्लोनिंग ऑफ एन एलिमेंट, क्लोनिंग ऑफ एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द आयन विल्मट एंड हिज कॉलीग्स एट द रोस्लिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम डॉली। तो उन्होंने बिल्कुल डॉली की कॉपी बना दी, हूबहू डॉली जैसा एक दूसरा एनिमल बना दिया, है ना। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। तो डॉली एक पहली मैमल है जिसको क्लोन किया गया था, ठीक है। So during the process of cloning, Dolly, a cell was collected from the mammary gland of a female fin dorset sheep। Okay, तो क्लोन करने के लिए क्या किया गया था, डॉली के सेल्स को कलेक्ट किया गया था। Simultaneously an egg was obtained from the Scottish blackface and the nucleus was removed from the egg। Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin dorset sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface ewe whose nucleus had been removed। तो देखो क्लोनिंग का प्रोसेस जितना हमें यहाँ पे दिखने में इजी लगेगा, उससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सारा काम किसका है, एग का है, ठीक है। द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। ओके, तो इस तरीके से इसकी क्लोनिंग की गई है। आगे का देखो, यहाँ से ये तो देखो इतना, आप इसको एक बार खुद से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो डॉली की जो कॉपी बनी है आप उसको एक बार खुद से रीड करिए। और आई थिंक कि हमारा ये जो चैप्टर है, ओके, तो हमारा ये जो चैप्टर है वो हो चुका है ख़त्म, मतलब छोटा सा चैप्टर था, तो हार्डली 20 मिनट का आज का ये हमारा लेक्चर बना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे एंड देन हमारा चैप्टर पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सो आई होप कि अब इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होगा, हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बस क्वेश्चन आंसर की देरी है, वो भी आपको कुछ दिनों में जल्द ही मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।